कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। आज का टॉपिक है नियो रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, नियो रियलिज्म। ओके, अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, 3 अजम्पशंस हैं, इसी के ऊपर ही हम पूरी डिस्कशन करेंगे। अब इस पे कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे ऑफेंसिव रियलिज्म है और डिफेंसिव रियलिज्म है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो जो कि अजम्पशंस हैं इसकी, उसमें फर्स्ट अजम्पशन है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है या इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं जंगल की तरह है। अब जंगल में क्या होता है, कोई कानून होता है क्या जंगल में? ऑब्वियसली बात है, नहीं। ठीक है, जंगल में कोई कानून होता है क्या? नहीं होता है ना। या जंगल में कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है? कोई भी नहीं होती, जो जानवरों का बिहेवियर कंट्रोल करे। तो नियो रियलिस्टिक कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, या स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एनार्की, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स। स्टेट्स एक दूसरे से लड़ती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं। क्यों? पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। 2 चीजें हैं, एक सर्वाइवल, दूसरा पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए। और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट का बिहेवियर कंट्रोल करे। जैसे घर में अब्बा जी नहीं होते तो बच्चे आपस में लड़ते हैं ना। जब आप छोटे थे तो घर में जैसे ही अब्बा घर से बाहर गए तो बच्चे लड़ते थे ना, आपस में बच्चे होते थे, लड़ते थे, बहन भाई आपस में लड़ते थे। जैसे ही अब्बा जी आ गए सारे चुप करके बैठ जाते थे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी इज अब्बा जी। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी इज अब्बा जी, जो बच्चों का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट का बिहेवियर कंट्रोल करे। ओके, सेकंड अजम्पशन कि स्टेट्स अपनी सोवेनिटी को क्लेम करने के लिए, सोवेनिटी क्लेम करने का मतलब क्या है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई उसके ऊपर इन्वेड ना करे, कोई उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन ना करे। तो सोवेनिटी को क्लेम करने के लिए ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाएगी, ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाएगी, मतलब अपनी मिलिट्री बूस्ट करेंगे। तो पाकिस्तान देखें, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, बेशक इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, वो अलग बात है। अपनी ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाएंगी। क्यों? नंबर 1, खुद को डिफेंड करने के लिए। नंबर 2, अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, खुद को सबसे पहले डिफेंड करने के लिए, सेकंड अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए। थर्ड अजम्पशन क्या है? थर्ड अजम्पशन ये है कि ये कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी, जैसे आपकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी होती है ना, इंसान की जिंदगी भी अनसर्टेन होती है ना, तो इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में अनसर्टेनिटी है। क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से स्टेट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है, एक स्टेट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। तो नियो रियलिज्म कहती है अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल सिस्टम में, इनहेरेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट है अमंग द स्टेट्स। स्टेट्स कभी भी अपने नेबर्स के इंटेंशन पे ट्रस्ट नहीं करती। आप बताएं, पाकिस्तान कभी इंडिया के इंटेंशन पे ट्रस्ट करेगा? या कभी हम अफगानिस्तान के इंटेंशन पे ट्रस्ट करेंगे? खुद बताओ, कभी आप इंडिया पे ट्रस्ट कर सकते हो? हाँ जी, कभी इंडिया पे ट्रस्ट कर सकते हो आप? हाँ जी, इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं बस। या कभी आप अफगानिस्तान पे, तालिबान पे ट्रस्ट कर सकते हो? कभी भी नहीं। स्टेट्स कैन नेवर बी श्योर ऑफ देयर नेबर्स इंटेंशन। अब जब लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको खुद की हिफाजत खुद करनी है। तो जंगल में खुद की हिफाजत खुद करनी होती है ना, हर जानवर को। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में हर स्टेट ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। किस तरह से? बिल्डिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ये 3 अजम्पशन है। यहां तक 3 अजम्पशन आपको ये समझ आई, मतलब और भी समझ आया? इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। समझ आई है ये 3 अजम्पशंस?
प्री अजम्पशंस समझ आई हैं आपको? जल्दी बताओ। ओके, इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना इंटरनेशनल सिस्टम का, वो एनार्की पे बना हुआ है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे बना हुआ है। स्टेट्स एक दूसरे से लड़ती हैं। अकॉर्डिंग टू द नियो रियलिस्टिक व्यू, जो नेशनल सिक्योरिटी है या इनसिक्योरिटी है, वो क्यों है? वो है स्ट्रक्चर जो है इंटरनेशनल सिस्टम का, वो एनार्की बेस्ड है। इसीलिए नियो रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। रियलिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसीलिए नियो रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, बिकॉज दे टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर पेपर में कभी या कहीं पे भी पढ़े स्ट्रक्चरल रियलिज्म, इट मींस वो नियो रियलिज्म के बारे में ही बात हो रही है। अब जब इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की होगी, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही उसका एनार्की बेस्ड है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपकी वायलेंट होगी, जैसे पास्ट में थी, वर्ल्ड वॉर 1 में थी, वर्ल्ड वॉर 2 में थी। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपकी वायलेंट होगी। अब नियो रियलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो दो हैं। नंबर 1 लिखो, ये जॉन मशीमेयर। जॉन मशीमेयर। नंबर 2 केंट वॉल्स। वॉल्स और मशीमेयर। तो जॉन मशीमेयर अपने आर्टिकल बैक टू फ्यूचर में कहते हैं कि कोल्ड वॉर का जो पीरियड था ना, कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी थी हाउ? ये कैसे? कोल्ड वॉर में तो लड़ाई हो रही थी, पावर मैक्सिमाइजेशन हो रही थी, तो स्टेबिलिटी कैसे हुई? जी जी, इस पे आते हैं नूर फातिमा। अब यहाँ पे आप सोचें कि कोल्ड वॉर में तो दो सुपर पावर्स थी, एक दूसरे को जो है वो पावर मैक्सिमाइजेशन, पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, तो स्टेबिलिटी कैसे हुई? अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अब ये कौन गुंडा बना था? सोहेल लोधी और फातिमा। अब फातिमा और सोहेल लोधी इस तरह से समझें कि एक मौला है, मोहल्ले के एक कोने में फातिमा जो है वो डॉन है, मोहल्ले के दूसरे कोने में जो है वो सोहेल डॉन है। दोनों की टेरिटरी डिवाइडेड है। कुछ घर फातिमा के पास है, कंट्रोल में आते हैं, कुछ घर जो है वो सोहेल लोधी के कंट्रोल में आते हैं। ओके, दोनों की पावर इक्वल है, असला भी, वेपन्स भी दोनों के पास इक्वली है। अब फातिमा को पता होगा कि मैं अगर सोहेल के एरिया में जाके कुछ गड़बड़ करूंगी तो रिएक्शन आएगा। ठीक है, रिएक्शन आएगा, मुझे भी नुकसान होगा। इसी तरह से सोहेल को भी पता होगा अगर मैं फातिमा के एरिया में जाके कुछ करूंगा तो रिएक्शन आएगा, मुझे भी नुकसान होगा, क्योंकि दोनों का पावर बराबर है। ठीक है, अब जब दोनों का पावर बराबर होगा तो दोनों चुप करके बैठेंगे ना। बेशक कंस्पिरेसीज करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे तो नहीं ना इस तरह से। एज अ रिजल्ट उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि मोहल्ले में स्टेबिलिटी होगी ना, मोहल्ले में स्टेबिलिटी होगी ना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दोनों का पावर डिक्लाइन होता है, दोनों का पावर डिक्लाइन होता है, कम होता है, तो जो दूसरे मोहल्ले वाले हैं वो क्या करेंगे? दूसरे जो मोहल्ले वाले हैं वो क्या करेंगे? सोचो, बताओ।
अगर दोनों का पावर जो है वो डिक्लाइन होता है तो दूसरे मोहल्ले वाले जो दूसरे हैं वो क्या करेंगे? पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उस वैक्यूम को कोई तो फिल करेगा ना। ठीक है, पावर वैक्यूम क्रिएट होगा ना। हाँ जी, वेरी गुड फातिमा। तो पावर राइवलरी स्टार्ट होगी ना, पावर राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी ना। अब इस चीज को आप लेके आओ कहां पे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेके आओ। तो कोल्ड वॉर में बाइपोलर सिस्टम था, दो सुपर पावर्स की स्टेबिलिटी थी इंटरनेशनल सिस्टम में। जैसे ही ये बाइपोलर सिस्टम टूट गया और यूएस की जो सुपर पावर डिक्लाइन हुई, तो यहां से स्टार्ट होती है ग्रेट पावर राइवलरी। ग्रेट पावर राइवलरी स्टार्ट होती है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि जॉन मशीमेयर कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वायलेंट है जैसे पास्ट में थी, और अपने आर्टिकल में वो कहते हैं कि कोल्ड वॉर में स्टेबिलिटी थी, बाइपोलर सिस्टम था। जैसे ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है तो ग्रेट पावर राइवलरी स्टार्ट हो गई। हर स्टेट चाहती है कि उसकी पावर ज्यादा हो। जैसे साउथ एशिया एग्जाम्पल है आपके पास, ये अपना ही रीजन एग्जाम्पल है। यूएस ने यहां से विड्रॉ किया, यूएस ने यहां से विड्रॉ किया साउथ एशिया से, अफगानिस्तान से। तो क्या चाइना और इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे इनके बीच में पावर राइवलरी नहीं होगी क्या स्टार्ट? साउथ एशिया में किसकी पावर ज्यादा हो? हाँ जी, साउथ एशिया पे अप्लाई करें आप। जैसे ही साउथ एशिया से यूएस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से पर्टिकुलरली, तो अफगानिस्तान के ऊपर या साउथ एशिया के ऊपर ग्रेट पावर राइवलरी स्टार्ट नहीं हुई क्या? जैसे ही यूएस ने विड्रॉ किया, चाइना ने असर्ट किया ना यहाँ पे साउथ एशिया में, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया आ गया ही। तो वो वही बात हो रही है। उसके बाद सिक्योरिटी कंपटीशन जो है वो परसिस्टेंट है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये कहते हैं जो सिक्योरिटी कंपटीशन है इंटरनेशनल सिस्टम में वो परसिस्टेंट है, वो गया नहीं है। फॉर न्यू रियलिस्टिक राइटर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉर्स हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉर्स ही हो, वॉर्स चलती रहे, लेकिन सिक्योरिटी कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। सिक्योरिटी कंपटीशन का मतलब है पावर मैक्सिमाइजेशन। हर स्टेट चाहती है कि उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव हो, वो सिक्योर रहे, सरवाइव करे, और वॉर की भी पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें, जरूरी नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही वॉर हो, लेकिन दोनों के बीच में सिक्योरिटी कंपटीशन तो चलता रहता है ना। इंडिया कहते हैं उसकी पावर ज्यादा हो साउथ एशिया में, पाकिस्तान कहता है नहीं, बैलेंस ऑफ पावर हो, दोनों की पावर इक्वल हो। और दोनों स्टेट के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर पॉसिबिलिटी भी हमेशा ही होती है। अभी भी वॉर पॉसिबिलिटी है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, और इंडिया ने खुद भी कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको पास किया है, उसको सस्पेंड नहीं किया। न्यू रियलिस्टिक कहते हैं कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स होता है। ये बड़े मजे की बात है कि कॉपरेशन होता है स्टेट्स के बीच में, लेकिन उस कॉपरेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं, उस कॉपरेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। और कौन सी लिमिट्स है? वो है सिक्योरिटी कंपटीशन, जिसको कोई भी कॉपरेशन एलिमिनेट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी कंपटीशन। कितने एमओयू साइन हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? हाँ जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम्स जिसे आप कहते हो, सीबीएम्स कितने साइन हुए हैं, कितने इनिशिएटिव मुशर्रफ ने भी लिए। तो क्या इस कॉपरेशन सस्टेनेबल था? कभी भी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी कंपटीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ही है, जिसको कोई भी कॉपरेशन एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाई न्यू रियलिस्टिक कहते हैं कॉपरेशन होता है, लेकिन उस कॉपरेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। कॉपरेशन पता है कब होता है? जब आपके नेशनल इंटरेस्ट सेम हो, नेशनल इंटरेस्ट सेम हो, तब कॉपरेशन होता है। जब नेशनल इंटरेस्ट अपोजिट होंगे, कॉपरेशन उड़ जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के नेशनल इंटरेस्ट सेम है, दैट इज व्हाई कॉपरेशन हो रहा है।
इंडिया और चाइना का कॉपरेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट डिफरेंट है ना, अपोजिट है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, जैसे चाइना हमारा पड़ोसी है तो चाइना इंडिया का भी तो पड़ोसी है ना, ठीक है। लेकिन हमारे क्यों उनके साथ अच्छे रिलेशन है, कॉपरेशन क्यों है? क्योंकि दोनों की नेशनल इंटरेस्ट सेम है। इंडिया के साथ क्यों लड़ाई है? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आते हैं डिफिकल्टीज ऑफ कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स, कि स्टेट्स कॉपरेट क्यों नहीं करती। न्यू रियलिस्टिक, जैसे वॉल्स एंड मशीमेयर कहते हैं। अब ये वॉल्स एंड मशीमेयर नाम याद रखना हमेशा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने कि अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हैं, वॉल्स एंड मशीमेयर। सिंपल बात है कि वो न्यू रियलिज्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं। Okay, there is little prospect of significant change in the nature of security in the post-Cold War world. कहते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर में जैसे नेचर ऑफ सिक्योरिटी थी ना, सिक्योरिटी की नेचर आज भी वही है, सिक्योरिटी चेंज नहीं हुई। जैसे वर्ल्ड वॉर टू या कोल्ड वॉर में सिक्योरिटी की नेचर थी, आज भी वही है। आज भी हम उसी दुनिया में रहते हैं जिसमें मिसट्रस्ट है, कांस्टेंट सिक्योरिटी कंपटीशन है। आज भी हम उसी दुनिया में रहते हैं, तो इसीलिए नेचर ऑफ सिक्योरिटी चेंज नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर टू में भी हुई थी, कोल्ड वॉर में भी सेम ही नेचर ऑफ सिक्योरिटी थी, क्योंकि आज भी हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें मिसट्रस्ट है और कांस्टेंट सिक्योरिटी कंपटीशन है। तो कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स इज डिफिकल्ट टू अचीव। पहली बात तो ये कि कॉपरेशन, स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन अचीव करना बहुत मुश्किल है। टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर कॉपरेशन अचीव भी हो जाए ना, चले अचीव भी हो जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन अचीव हुआ था, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। It would not be sustainable cooperation. वो सस्टेनेबल कॉपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल कॉपरेशन क्यों नहीं है, इसके दो रीजंस देते हैं, वो दो रीजंस देते हैं जिनकी वजह से कॉपरेशन सस्टेनेबल नहीं है। देयर आर टू रीजंस या देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच मेक द कॉपरेशन डिफिकल्ट। कौन से हैं? प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग, प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं कि फायका और नूर फातिमा आप दोनों एग्रीमेंट करें, लड़े मत, ठीक है, ठीक है। फायका को भी मैं कहता हूं, फायका आपके पास इतने सारे वेपन्स हैं, और नूर फातिमा को भी कहता हूं आपके पास इतने सारे वेपन्स हैं, कुछ फायका आप भी जो है वो लड़े मत, वेपन्स कुछ कम करें अपने। नूर फातिमा को भी कहता हूं आप भी जो है वो अपने कुछ वेपन्स कम करें, जो आपके पास असला है, कॉपरेट करें। अब फायका सोचेगी सर बात ये कि मैं अपने वेपन्स तो चले मैं डिसमेंटल कर दूं, लेकिन ये बाद में अगर मैं अपने वेपन्स डिसमेंटल करती हूँ, बाद में नूर फातिमा कहे मैं नहीं करती हूँ और वो मेरी टेरिटरी पे कब्जा कर ले, फिर इसी तरह से नूर फातिमा भी कहेगी कि सर चले ठीक है मैं अपने वेपन्स डिसमेंटल करती हूँ, क्या पता बाद में फायका जो है वो मेरी टेरिटरी पे कब्जा कर ले फिर। तो ये क्या है? चीटिंग। राइटर्स लाइक वॉल्स एंड मशीमेयर do not deny that states often cooperate, कहते हैं कॉपरेट करते हैं, लेकिन उस कॉपरेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं, क्योंकि स्टेट्स हमेशा इनको डर होता है कि कहीं दूसरी स्टेट्स चीट ना कर लें, धोखा ना दें जिनके साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है।
और नॉर्थ कोरिया ने भी एनपीटी से विड्रॉ इसीलिए ही किया। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी साइन की थी, लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया था। और पाकिस्तान और इंडिया ने इसीलिए ही एनपीटी साइन नहीं की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की। और इसी चीटिंग की वजह से दुनिया में आर्म्स रेस, असले की खरीदो फरोख्त बंद नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए दुनिया में आर्म्स रेस अब तक स्टॉप नहीं हुई। बेशक यूएन ने कितनी कन्वेंशंस बुलाई, कितनी ट्रीटी साइन हुई, लेकिन आर्म्स रेस कभी भी स्टॉप नहीं, चाहे वो मिडिल पावर्स के बीच में हो या ग्रेट पावर्स के बीच में हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे यूएस चाइना के बीच में हो। तो यूएस ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया, चाइना ने बनाया। अब यूएसए 6 बना रहा है, चाइना भी 6 बना रहा है। तो आर्म्स रेस कहां स्टॉप हुई है? ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन। अब रिलेटिव गेन का क्या मतलब है? रिलेटिव गेन का मतलब है कि आप जिसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, एज कंपेयर टू हिम और हर, आपको कितना फायदा मिल रहा है, मतलब आपके कितने गेन्स हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। फायका और नूर फातिमा, आपको कहता हूं आप एग्रीमेंट करें, ठीक है। नूर फातिमा और फायका, आपको कहता हूं आप एग्रीमेंट करें, चले। आप कहती है ठीक है सर। अब फायका सोचेगी मैं एग्रीमेंट तो करूं, लेकिन मुझे कितना फायदा होगा इस एग्रीमेंट से। इसी तरह से नूर फातिमा भी सोचेगी चले मैं एग्रीमेंट तो कर रहा हूं, मुझे इस एग्रीमेंट से कितना फायदा होगा। अगर नूर फातिमा को लगता है कि उसको कम फायदा हो रहा है, उसके गेन्स कम है, तो नूर फातिमा कहेगी सर खुदा का खौफ करें, इसमें तो मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे तो मुझे तो 30% फायदा मिल रहा है, मैं क्यों जो है वो एग्रीमेंट करूं। ठीक है। इसी तरह से हर स्टेट चाहती है कि उसका फायदा ज्यादा हो, उसके गेन्स ज्यादा हो, उसके गेन्स ज्यादा हो। अकॉर्डिंग टू दी, अब ये अप्लाई करें आप टैरिफ पे, अप्लाई करें ट्रम्प के टैरिफ पे। ट्रम्प ने क्या कहा कि हम जो ये तो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, यूएस को कोई फायदा नहीं है इससे, जिससे यूएस को ज्यादा फायदा होगा यूएस उसके साथ ही ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। याद है ट्रम्प की स्टेटमेंट, ये टैरिफ जो लगे थे, ये जो टैरिफ लगे थे, ट्रम्प ने कनाडा, मैक्सिको, इवन पाकिस्तान, इंडिया, इन पे टैरिफ लगाए। क्यों लगाए? यही ना कि यूएस को कम फायदा है, यूएस को कम फायदा हो रहा है। तो ट्रम्प ने क्या कहा, यूएस सिर्फ उन स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट करेगा जिससे यूएस को फायदा होगा, यूएस के गेन्स होंगे। According to the many neorealistic writers, states always remain conscious of how much they are gaining compared to others with which they are cooperating. States हमेशा ही conscious रहते हैं कि उनको कितना फायदा हो रहा है जिसके साथ वो कॉपरेट कर रहे हैं। अब हर स्टेट चाहेगी कि उसका फायदा ज्यादा हो, है ना, हर स्टेट चाहेगी कि उसके गेन्स ज्यादा हो। ठीक है। अब जब हर स्टेट चाहेगी कि उसके गेन्स ज्यादा हो, तो कॉपरेशन कहां से होगा? अब सबको ज्यादा फायदा तो नहीं हो सकता ना, किसी को कम फायदा होगा, किसी को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हर स्टेट चाहती है कि दूसरे को कम फायदा हो, मेरा फायदा ज्यादा हो। अब जब ये सिचुएशन होगी, मुझे बताएं कॉपरेशन होगा? स्टेट्स कॉपरेट करेंगी फिर? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। दैट इज व्हाई कॉपरेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अचीव एंड हार्ड टू मेंटेन। अब ये मुझे बताओ कहां कहां अप्लाई हो रही है ये वाली प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन, कहां अप्लाई हो रही है? इसको आप दुनिया के लेंस से देखें। प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग और प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन कहां किधर अप्लाई हो रही है ये चीजें? और 10 मिनट जी बिल्कुल। लेकिन दिमाग आपका ओपन हो रहा है ना।
और बताएं कहाँ चीजें ये अप्लाई हो रही हैं? किधर किधर ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, बताओ मुझे। थोड़ा स्टेट्स के रिलेशंस पे अप्लाई करें। यूएस वेनेजुएला, ओके ओके। उसके अलावा बताओ। आज के दुनिया में अप्लाई करें, स्टेट्स के रिलेशंस पे अप्लाई करें। प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन एंड प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। पाक इंडिया रिलेशंस, वेरी गुड। ईरान एंड केस रिलेशंस, चाइना ताइवान, ओके गुड। Fourth assumption, institutions do not play any role in the prevention of war या conflicts। बड़े मजे की assumption है और ये सही भी है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता वार या कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में, कोई भी रोल नहीं होता। One of the main assumption या characteristic of neo-realistic approach to international security is the belief that international institutions do not play any role in the prevention of war। बताएं इन भाई साहब ने कोई वार रोकी है आज तक? यूनाइटेड नेशंस जिसका नाम है, इसने कोई वार रोकी है आज तक? बताएं मुझे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी है ये, आज तक कोई वार इसने, इस इजराइल या फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो, कश्मीर इशू हो, ठीक है, या रशिया यूक्रेन वार हो, या इंडिया पाकिस्तान वार हो, आज तक किसने कुछ किया है? हाँ जी, इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता है वार रोकने के लिए। इस पे न्यू रियलिज्म क्या कहती है, ध्यान से सुने, ये ध्यान से सुने कि इनका क्यों रोल नहीं है, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इनइफेक्टिव क्यों है? Institutions are seen as a product of state's interest and the constraint imposed by the international system itself. It is these interests and constraints that shape the state's decision about whether to cooperate or compete. अब इसका क्या मतलब है? ये रीजनिंग है कि why international institutions are ineffective। इनइफेक्टिव क्यों है? अब ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल न्यूरलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन या डब्ल्यूटीओ या नेटो आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली टूल्स हैं, ये बेसिकली दीज आर द टूल्स जो कि पावरफुल स्टेट्स यूज करती हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये टूल्स हैं बेसिकली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द टूल्स यूज्ड बाय द पावरफुल स्टेट्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर शेप्ड बाय व्हाट स्टेट्स वांट। स्टेट्स क्या चाहती हैं। आल्सो इंटरनेशनल सिस्टम एक जंगल है, जंगल की तरह है जिसमें एनार्की है और इस जंगल में कोई भी पुलिस नहीं है। सो हर कंट्री अपने सर्वाइवल पे फोकस कर रही है क्योंकि कोई पुलिस तो है नहीं जो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे। तो हर स्टेट क्या करेगी, अपना सर्वाइवल खुद ही इंश्योर करेगी ना, ठीक है। हर कंट्री अपने सर्वाइवल पे फोकस करेगी।
क्योंकि कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई भी किसी को बचाने के लिए नहीं आएगा। न्यू रियलिज्म ये भी कहती है कि स्टेट्स कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे से, स्टेट्स एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं जब उनको लगता है कि कोऑपरेशन से वो स्ट्रांग होंगी, जब उनको लगता है कि कोऑपरेशन से वो दोनों स्ट्रांग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए का भी, ये सी का भी कॉमन एनिमी है, ए है और बी है। ए और बी दोनों आपस में कोऑपरेट करती हैं। अब सी जो है वो ए से भी पावरफुल है, बी से भी पावरफुल है। मैं अगेन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये ए है और ये बी है, ये सी है। सी की पावर ए से भी ज्यादा है, बी से भी ज्यादा है। तो ए कहता है कि मैं सी से अकेले तो नहीं लड़ सकता, बी भी कहता है मैं सी से अकेले नहीं लड़ सकता। ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो इनकी पावर, कंबाइंड पावर सी से ज्यादा हो गई। ठीक है, इनकी कंबाइंड पावर सी से ज्यादा हो गई। ठीक है, अब यहीं पे रुकना, ये बात यहां से रिलेट करें कि स्टेट्स कोऑपरेट करती हैं जब उनको लगता है, ठीक है, जब उनको लगता है कि एक दूसरे से जब वो कोऑपरेट करेंगी तो वो स्ट्रांग होगी। जैसे ए और बी अब स्ट्रांग होंगी, फिर वो ट्रेड डील भी करते हैं या अलायंस बनाते हैं। जो स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती है ना, वो फिर ट्रेड डील भी करते हैं या अलायंस बनाती हैं अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी क्या है? सी है। लेकिन वो कॉपरेशन जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। अब ये कॉमन एनिमी एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, सी चला गया। ठीक है, कॉमन एनिमी एलिमिनेट हो गया। ओके, अब ये आपस में कॉम्पीट करेंगी, फिर कॉपरेट नहीं करेंगी। क्यों? ये आपस में कॉम्पीट क्यों करेंगी? वो स्टेट्स फिर आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट भी करती है जब उनको लगता है कि ए की पावर ज्यादा हो रही है। जब बी को लगेगा ए की पावर ज्यादा हो रही है, या बी को लगेगा कि ए की पावर ज्यादा हो रही है, कहीं वो तो मेरे से ज्यादा तो पावरफुल नहीं हो रही। जैसे जैसे इसको वर्ल्ड वॉर 2, यूएसएसआर सोवियत किसके कैम्प में था? कौन सा ब्लॉक था? कौन सा ब्लॉक ज्वाइन किया था? यूएस ब्लॉक या जर्मन ब्लॉक? बताओ। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत किसके ब्लॉक में थी? किसके ब्लॉक में थी? सोवियत किसके ब्लॉक में थी? बाद में इनिशियली तो जर्मनी, बाद में जी यूएस ब्लॉक में। ठीक है, तो कॉपरेशन किया ना। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है, कंपटीशन स्टार्ट हो गई, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोल्ड वॉर स्टार्ट, मतलब कंपटीशन शुरू हो गया ना, कंपटीशन शुरू हो गया ना। आई समझ बात? ये नहीं, बात समझ आई? बात समझ आई या रिपीट कर दूं? बात समझ आई सबको या रिपीट कर दूं? सबको समझ आई? रक्षा दा, आपने इतना लेट ज्वाइन किया है क्लास में। आमना, आपको समझ आया? आमना आफरीदी, आपको समझ आया? जल्दी बताएं।
ओके, अब है डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपने सबने मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे जो ट्रेडिशनल स्लाइड्स होती थी लेक्चर्स, वो ठीक थे या ये ठीक थे? फीडबैक मुझे देते, ये वाले ठीक है या पहले वाले ठीक होते थे जो ट्रेडिशनल स्लाइड्स में बनाता था? जो ट्रेडिशनल आपने नहीं पढ़ा ना, मतलब दूसरों ने पढ़ा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब फीडबैक चाहिए होता है ना हमें भी इम्प्रूवमेंट के लिए, हमें भी इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक चाहिए होता है। ये वाली ठीक है? अच्छा चलें, ठीक चलें, इसी तरह से रखते हैं। अब है ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। बड़े मजे किए हैं, ये भी बड़े मजे किए हैं। अब ध्यान से सुनो, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म ये नियो रियलिज्म की ही ब्रांच है, और दोनों के डिस्टिंक्ट अजम्पशन हैं, दोनों के। ये दोनों बताती हैं कि स्टेट का बिहेवियर और एक्शंस क्या होंगे। स्टेट का बिहेवियर और एक्शंस क्या होंगे एनार्की में। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, इस एनार्की में स्टेट का बिहेवियर क्या होगा और स्टेट के एक्शंस क्या होंगे। दोबारा बताता हूं मैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म ये नियो रियलिज्म की ही ब्रांच है। ये दोनों बताती हैं कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, इस एनार्की में स्टेट का बिहेवियर और एक्शंस क्या होंगे। दोनों के अलग अलग अजम्पशंस हैं, दोनों के अलग अलग अजम्पशंस हैं। अब सबसे पहले हर थ्योरीज की कुछ कॉमन पॉइंट्स भी होती हैं, सिमिलरिटीज, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पॉइंट्स। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पॉइंट्स, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम कन्वर्जिंग पॉइंट्स देखते हैं, किन बातों पे ये दोनों एग्री करती हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म किन बातों पे ये दोनों एग्री करती हैं, किन बातों पे? फर्स्ट, कि इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स ही मेन एक्टर्स हैं, स्टेट्स ही मेन एक्टर्स हैं। स्टेट्स के अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ना कोई आदमी, कोई भी नहीं। स्टेट्स ही मेन एक्टर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ये फर्स्ट सिमिलरिटी है, इस बात पे दोनों एग्री करती हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। इस बात पे भी दोनों एग्री करते हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। थर्ड, कि जो स्टेट्स का बिहेवियर है ना, वो शेप होता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट से। मतलब हर स्टेट जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर देखें। मतलब देखो, अगर आम जिंदगी में देखो, किसी इंसान का आप में इंटरेस्ट होता है तो आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है या करती है, ठीक है, आपकी तारीफों के पुल बांध देती है या बांध देता है, ऐसा है नहीं? अगर किसी का इंटरेस्ट हो, किसी का इंटरेस्ट होता है आप में, तो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है ना आपसे। अगर किसी का, उसी इंसान का अगर इंटरेस्ट खत्म हो, तो फिर उसका बिहेवियर भी तो चेंज होगा ना।
ठीक है, उसका बिहेवियर भी तो चेंज होगा ना। और स्टेट का बिहेवियर भी डिफाइन करते हैं उनके इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं? उनके इंटरेस्ट होते हैं स्टेट्स के सर्वाइवल, कि इस जंगल में सर्वाइव करना है, इस एनार्की में सर्वाइव करना है, हाउ टू सर्वाइव इन द एनार्की। ठीक है। फोर्थ असम्पशन जिसपे ये दोनों एग्री करते हैं कि स्टेट्स कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट द ट्रू इंटेंशंस ऑफ अदर स्टेट्स। एक स्टेट किसी भी एक और स्टेट के इंटेंशन पे कभी भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। एक स्टेट दूसरी स्टेट, चाहे वो नेबर हो या नेबर ना भी हो, ठीक है, चाहे वो नेबरिंग स्टेट हो या बेशक नेबरिंग ना भी हो, उसके इंटेंशंस पे कभी भी फुली ट्रस्ट नहीं करेगी। ये है सिमिलरिटीज या 4 फैक्टर्स जिन पे ये दोनों एग्री करते हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। अब आते हैं किन बातों पे ये जो है वो डिसएग्री करते हैं, किन बातों पे ये डिसएग्री करते हैं। यहां तक समझ आया? सिमिलरिटी समझ आई? Okay. One of the general assumption is that states are the main actors in the international system, and there are no other actors that can regulate their conduct. कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स ही मेन एक्टर्स हैं, उसके अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं है और कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं है जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करे या कंट्रोल करे। Another similarity between defensive and offensive realism is that both assert that international system में anarchy है। States are primarily driven to maintain their power and promote security। हाँ, similarities पे बात हो रही है, similarities पे बात हो रही है। नंबर 1, नंबर 2 कि स्टेट्स हमेशा नहीं सिमिलरिटीज पे बात हो रही है, अभी भी सिमिलरिटीज पे बात हो रही है आत्मा, अभी भी सिमिलरिटीज पे ही बात कर रहा हूं मैं डिटेल में। ओके। सेकंड जो पॉइंट जिसपे वो एग्री करते हैं कि स्टेट्स हमेशा अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए ही काम करती हैं और स्टेट्स का जो बिहेवियर है वो सेल्फ इंटरेस्ट या उसके नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे डिफाइन होता है। और उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं? सर्वाइवल। फोर्थ, both theory also assume that states can never be certain about the true intentions of other states। ये 4 सिमिलरिटीज है, इन पे ये दोनों एग्री करती हैं। अब आते हैं जिन बातों पे ये डिसएग्री करते हैं। अभी ध्यान से सुने, डिफेंसिव रियलिज्म का कौन प्रोपोनेंट है, ऑफेंसिव रियलिज्म का कौन प्रोपोनेंट है, ये हमेशा याद रहे आपको। जो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म है, फर्स्ट इमर्ज फ्रॉम द सेपरेट एंड कंट्राडिक्टिंग वर्क्स ऑफ 2 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो भी स्पेसिफिक जो डिफेंसिव रियलिज्म है उसका जो प्रोपोनेंट है वो है केन वॉल्स है, जिसने ये थ्योरी दी अपने बुक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो डिफेंसिव रियलिज्म का जो प्रोपोनेंट है वो ये वॉल्स है, ये हमेशा याद रहे आपको। मैं अक्सर क्लास में अचानक से पूछ भी लूंगा कि ये बताएं डिफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है। और ऑफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट है जॉन मशीमेयर। जॉन मशीमेयर
जिसने ये थ्योरी दी है अपने बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ऑफेंसिविज्म का प्रोपोनेंट कौन है और डिफेंसिविज्म का प्रोपोनेंट कौन है, सारे बताओ मुझे, ताकि हमेशा याद रहे आपको। सारे बताओ मुझे, ऑफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है और डिफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है, जल्दी बताओ सारे। ऑल ऑफ यू। ये बड़े काम की चीजें हैं, अक्सर प्रोपोनेंट्स याद रहने चाहिए आपको, ताकि क्लियरिटी हो थ्योरी जब आप अप्लाई करें। सारे लिखें कमेंट में, ऑफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है और डिफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है। ठीक है, क्योंकि बार बार आपने ऑफेंसिव डिफेंसिव नहीं लिखना है, आपने बस नाम लिखना होगा, आपने प्रोपोनेंट का नाम लिखना होगा। अंडरस्टूड बात है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। नियो रियलिज्म की टाइप है ना, या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। ठीक है, अब आते हैं किन बातों पे ये डिसएग्री करते हैं। द फर्स्ट वन इज हैंडलिंग सिक्योरिटी, हैंडलिंग सिक्योरिटी। ठीक है, हैंडलिंग सिक्योरिटी। डिफेंसिव रियलिज्म कहती है, डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स मिलिट्री एंड डिफेंसिव पॉलिसी बनाती हैं खुद की सिक्योरिटी के लिए एंड खुद को डिफेंड करने के लिए, और ये स्टेट्स की डिफेंसिव अप्रोच होती है। डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स मिलिट्री एंड डिफेंसिव पॉलिसी बनाती हैं खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए, और ये स्टेट्स की डिफेंसिव अप्रोच होती है। लेकिन ऑफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बनाती है, मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पॉलिसी बनाती है, ना कि जस्ट अपनी सिक्योरिटी या खुद को डिफेंड करने के लिए, बट अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए भी। ना कि सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, बट अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए भी, इन ऑर्डर टू डोमिनेट इंटरनेशनल सिस्टम, इन ऑर्डर टू डोमिनेट इंटरनेशनल सिस्टम। दोबारा रिपीट करता हूं कि डिफेंसिविज्म कहती है कि स्टेट्स मिलिट्री एंड डिफेंसिव पॉलिसी बनाती हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने खुद को सिक्योर करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। नहीं नहीं, एक बात नहीं हुई, ध्यान से सुने, इसलिए मैंने रिपीट कर रहा हूं। मैं डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स मिलिट्री न्यूक्लियर पॉलिसी बनाती हैं या डिफेंसिव पॉलिसी बनाती हैं खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए बस, और ये डिफेंसिव अप्रोच है। लेकिन ऑफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बनाती है, मिलिट्री पॉलिसी बनाती है, ना कि जस्ट खुद को डिफेंड करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन 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 रक्षण आप सुने, स्टेट्स अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए भी, ताकि वो इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट कर सकें। सो जो मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म है वो है सिक्योरिटी इंटरप्रिटेशन। सिक्योरिटी इंटरप्रिटेशन, दोनों सिक्योरिटी को डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। दोनों ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म सिक्योरिटी को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। एक कहती है खुद को सिर्फ डिफेंड करना है अपनी सिक्योरिटी के लिए बस, दूसरी कहती है नहीं, सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं करना है, अपनी सिक्योरिटी सिर्फ इंप्रूव नहीं करनी, अपनी पावर को भी इंक्रीज करना है, इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट भी करना है, फिर ही जाके आप सिक्योर होंगे। दैट इज हैंडलिंग सिक्योरिटी। नहीं, डिफेंस वाले अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ खुद को डिफेंड करेंगे। उसके बाद है हैंडलिंग एनार्की। एनार्की को
किस तरह से हैंडल करना है। अब ये देखें, यहां पे मैंने आपको क्या बताया, इधर आए, यहां पे क्या लिखा था मैंने कि दोनों थ्योरीज बताती हैं कि इंटरनेशनल एनार्की जो है ना, उसमें स्टेट्स का बिहेवियर और एक्शन क्या होंगे, यही बताया था ना। तो यही, इसी पे ही, बिहेवियर एंड एक्शंस पे ही तो बात हो रही है ना, बिहेवियर एंड एक्शंस पे ही बात हो रही है। एनार्की को किस तरह से हैंडल करेंगे। अब नियो रियलिज्म की जो जनरल अजम्पशन है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है और स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात पे दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म एग्री करती हैं, दोनों एग्री करती हैं। लेकिन डिफेंसिव रियलिज्म कहती है स्टेट्स एनार्की को हैंडल करती हैं थ्रू बैलेंस ऑफ पावर, बीओपी, बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर। और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए स्टेट्स आर्म्स रेस में भी जाती हैं या अलायंसेस में बनाती हैं, अलायंसेस में बनाती हैं। अगर दो स्टेट्स के बीच में पावर इंबैलेंस है, ठीक है, अगर दो स्टेट्स के बीच में पावर इंबैलेंस है, तो जिस स्टेट की पावर कम है वो अलायंस में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जब पाकिस्तान और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान की पावर कम थी, ठीक है, और इंडिया की पावर ज्यादा थी, क्योंकि हमें ब्रिटिश इंडिया से एसेट नहीं मिले थे। तो हमने क्या किया, इस पावर इंबैलेंस को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या किया, सीटो ज्वाइन किया ना, सीटो ज्वाइन किया ना, जहां से हमें इकोनॉमिक एड मिली, मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले, ताकि पावर बैलेंस हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वही बात हो रही है कि जिस स्टेट की पावर कम होगी वो अलायंस में जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स इनहेरेंटली डोमिनेंस चाहती हैं, इनहेरेंटली डोमिनेंस चाहती हैं, क्योंकि जो स्टेट्स है ना, दे आर पावर मैक्सिमाइजिंग एक्टर, उनको अपनी पावर इंक्रीज करनी है एट एनी कॉस्ट, उनको अपनी पावर इंक्रीज करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है पर्पस ऑफ मिलिट्री, पर्पस ऑफ मिलिट्री। डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स को अपने पास मिलिट्री रखने के का जो प्राइमरी पर्पस होता है, ठीक है, स्टेट्स का जो प्राइमरी पर्पस होता है ना, मिलिट्री रखो, वो अपनी सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए रखती हैं, ताकि कोई उनके ऊपर अटैक ना करे। उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि अगर कोई दूसरी स्टेट उनके ऊपर अटैक करे तो वो खुद को डिफेंड तो कर सके, आर्मी तो हो। इस सऊदी वाली तो हालात ना हो, या जो गल्फ स्टेट्स वाले हालात हैं, ईरान मिसाइल मारा था, जीसीसी स्टेट्स के पास अपनी आर्मी है नहीं, ठीक है, यूएस के सिक्योरिटी पे वो रिलाय करते थे, ईरान मिसाइल पे मिसाइल मारता गया, क्योंकि जीसीसी स्टेट्स के पास अपनी आर्मीज तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो नहीं, ठीक है। तो डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि जो प्राइमरी पर्पस होता है ना मिलिट्री रखने का, वो ये होता है स्टेट खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सके, ताकि अगर कोई उनके ऊपर अटैक करे, उनके पास आर्मी तो हो ना खुद को डिफेंड करने के लिए। और डिफेंसिव रियलिज्म ये भी कहती है कि जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी होती है ना, डिफेंसिव कैपेबिलिटी ये सुपीरियर होती है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। हाउ? डिफेंसिव कैपेबिलिटी कैसे सुपीरियर होती है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ठीक है। इसको समझने के लिए दो रीजंस हैं कि क्यों डिफेंसिव कैपेबिलिटी सुपीरियर है और ऑफेंसिव। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ वॉर।
Number 2, prevention of full scale war. प्रिवेंशन ऑफ फुल स्केल वॉर. देखें, वॉर्स बड़े कॉस्टली होते हैं. कॉस्ट ऑफ वॉर, कॉस्ट ऑफ वॉर, कॉस्ट ऑफ वॉर. ये जो वॉर्स होती है ना, जंगें बड़ी महंगी होती हैं. जो वॉर्स होती हैं वो आपकी इकोनॉमी को ड्रेन करती हैं. यूरोप जो है सुपर पावर था किसी टाइम में, क्यों डेवेस्टेट हुआ? वॉर्स में क्या, वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरे यूरोप की इकोनॉमी ड्रेन कर दी. सोवियत यूनियन आर्म्स रेस में क्या, इकोनॉमी पूरी ड्रेन हो गई. मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? जल्दी बताओ. बाकी बताएं मुझे, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? क्लियर है ना? आपकी तरफ मसला है फैजान, मैंने परेशान कर दिया. ठीक है, वार्स कॉस्टली होती हैं. ठीक है, वार्स आपके इकोनॉमी को ड्रेन करती हैं. डिफेंसिव स्ट्रेटजी में एक स्टेट खुद को जस्ट डिफेंड करती है, खुद को डिफेंड करती है, तो उसकी इतनी इकोनॉमी ड्रेन नहीं होती. लेकिन कोई स्टेट अटैक एंड इन्वेजन के पर्पस से जब आती है ना, तो उसकी इकोनॉमी ड्रेन हो जाती है. दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्यों सुपीरियर है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी. उसके 2 रीजंस हैं. एक है कॉस्ट ऑफ वॉर, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फुल स्केल वॉर. जो वॉर्स होती है वो बड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है. वॉर्स आपकी इकोनॉमी को ड्रेन करती हैं. डिफेंसिव स्ट्रेटजी में एक स्टेट सिर्फ खुद को डिफेंड करती है ना, तो उसकी इकोनॉमी इतनी ड्रेन नहीं होगी. अब एक स्टेट है जिसको इन्वेड करना है, ठीक है, एक स्टेट को इन्वेड करना है दूसरी स्टेट को, उसका पर्पस ही इन्वेजन है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी इकोनॉमी ड्रेन होगी ना. डबल रिसोर्सेज लगेंगे, उसके डबल रिसोर्सेज लगेंगे. सेकंड, जी रक्षांदा, बिल्कुल. जो स्टेट खुद को डिफेंड करती है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएन या दूसरी स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन आता है कि उसकी हेल्प करें, सेकंड, अगर कोई एग्रेसर है, कोई अटैक कर रहा है दूसरी स्टेट पे, जैसे यूक्रेन है, अब यूक्रेन पे रशिया ने इन्वेड किया, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने इन्वेड किया, तो यूक्रेन की यूरोप ने हेल्प की ना. आर्म्स दिए, बेशक आर्मीज नहीं दी, लेकिन आर्म्स और वेपन्स तो दिए ना. बेशक वो अलग बात है, उनका अपना ऑब्जेक्टिव एजेंडा था, लेकिन हेल्प तो की ना, असला तो दिया ना, वेपन्स दिए. ओके. लेकिन ऑफेंसिविज्म कहती है कि प्राइमरी पर्पस ही मिलिट्री रखने का ये होता है कि स्टेट अपनी पावर डिस्प्ले करें थ्रू एग्रेशन. पावर डिस्प्ले करो ताकि दूसरी स्टेट्स को मैसेज जाए कि हमसे पंगा नहीं लो. ठीक है, हमसे पंगा नहीं लो, हमारे पास इतनी पावर है, इतनी मिलिट्री है. अगर हमसे आपने छेड़छाड़ की तो आपको इन्वेड कर देंगे हम. ठीक है, ये प्राइमरी पर्पस होता है मिलिट्री रखने का अकॉर्डिंग टू द ऑफेंसिविज्म. जो डिफेंड करेगी उसको इतनी कॉस्ट क्यों लगेगी फातिमा? उसको सिर्फ डिफेंड करना है ना. एक जो दूसरी स्टेट आ रही है जिसको इन्वेड करना है पूरा, तो उसके डबल रिसोर्सेज लगेंगे ना. उसके बाद है स्टेट सर्वाइवल. स्टेट्स आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट.
and self-preservation through power and security. States are driven by self-interest and self-preservation. स्टेट्स को हमेशा अपना ही इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अपनी पावर को इंक्रीज करनी होती है, अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी होती है। डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म इस बात पे एग्री करती हैं, दोनों एग्री करती हैं। लेकिन डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट मेंटेनिंग देयर सिक्योरिटी थ्रू डिफेंसिव मेजर्स। स्टेट्स आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट मेंटेनिंग देयर सिक्योरिटी ओनली थ्रू डिफेंसिव मेजर्स, सिर्फ डिफेंसिव मेजर्स लेने हैं। लेकिन ऑफेंसिव रियलिस्ट कहती है कि स्टेट्स आर इंटरेस्टेड इन कन्क्वेस्ट, इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट्स इंटरेस्टेड होते हैं कन्क्वेस्ट। यूएस की इन्वेजन देखें, कितनी इन्वेजन की है, इराक, अफगानिस्तान। अब ईरान के लिए भी तो यही कह रहे थे ना कि हम ईरान को अटैक करेंगे, ग्राउंड फोर्सेस उतार देंगे, ठीक है। तो ऑफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स आर इंटरेस्टेड इन कन्क्वेस्ट, और ऑफेंसिव रियलिस्टिक ये भी बिलीव करते हैं कि अगर स्टेट को इस एनार्की में सरवाइव करना है ना, तो उसको अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी, उसको अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी। ओके, उससे ये होगा कि अगर एक को ना सबक सिखा दिया या एक को इन्वेड कर दिया, एक स्टेट को अगर इन्वेड कर दिया, सबको मैसेज जाएगा हमसे पंगा नहीं लो। जैसे यूएस ने जापान के ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, तो यूएस की पावर का मैसेज पूरी दुनिया को गया, क्योंकि यूएस ने अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेशन की, और वहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई। ऑफेंसिविज्म क्या कहती है, दोबारा मैं कहता हूं, लेकिन ऑफेंसिविज्म कहती है कि स्टेट्स आर इंटरेस्टेड इन कन्क्वेस्ट, और ऑफेंसिविस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि अगर स्टेट को इस एनार्की में सरवाइव करना है, तो उसको अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी, अपनी पावर दिखानी होगी, और दूसरे स्टेट्स को भी मतलब मैसेज जाएगा ये कि हमारी तरफ ना देखना। अगर हमारे ऊपर आप उंगली उठाओगे, देखो हमने उसका क्या हाल जो है ना हाल किया, देखो। वो कहते हैं ना इबरत का निशान बनाना, मतलब इस तरह से कुछ सबको मैसेज जाएगा कि इससे पंगा नहीं लेना है। आई समझ बात, समझ आई आपको? ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म समझ आई आपको? ऑल ऑफ यू जितने भी क्लास में हैं, मजा आया? जितना हो सका मैंने सिंप्लीफाई किया है, आज का टॉपिक जितना हो सका मैंने सिंप्लीफाई किया, आसान आसान से लफ्जों में, लोकल एग्जांपल्स देके आपको The recording has stopped. ताकि आपको समझ आए। और बड़ा मैं स्लोली चल रहा हूं, क्योंकि ये जो थियरीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरीज ही नहीं समझ आएंगी ना, अब तो आगे आईआर का फायदा नहीं होता है। दैट इज वाई मैं बड़ा स्लोली चल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपने ये थ्योरीज रिवाइज करके आनी है, ठीक है, थ्योरीज रिवाइज करके आनी है। रियलिज्म नियोरियलिज्म पाया जाता है, उसको दूसरी थ्योरी से क्रिटिसाइज करेंगे हम। नियो लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म से करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। एक थ्योरी को दूसरी थ्योरी से क्रिटिसाइज किया जाता है, काउंटर किया जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है? बताओ मुझे, सबको क्लियर है? फायका आपको क्लियर हुआ? तूबा आपको क्लियर हुआ? सैदा तूबा जी, रक्षांदा बिल्कुल। सैदा तूबा आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है, अच्छा चले मजे लें आप। ठीक है, थोड़ा मैं स्लोली इसलिए चल रहा हूँ कि
आपने ये नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज करनी है। अब रियलिज्म और नियो रियलिज्म अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट हम लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म पढ़ेंगे ना, उसमें हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे, रियलिज्म की, नियो रियलिज्म की और लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म की। तो ये अच्छे से आपने ये पढ़ के आना है, ये थ्योरीज पढ़ के आनी है। ये कल मैंने ओपन क्लास रखी है कल मैंने एक ओपन क्लास रखी है, बड़ा मजे का टॉपिक है, बड़ा मजे का टॉपिक है रिगार्डिंग, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। मिडिल ईस्ट में एक क्वाड बना है, मिडिल ईस्ट में एक क्वाड बना है। कौन सा क्वाड बना है मिडिल ईस्ट में? पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। मैंने नूर फातिमा कल थ्योरीज पूरी मैंने पीडीएफ करके भेजी है। आपको लगता है कि आपको बुक की जरूरत है? बताओ, मैंने दसो दिल से पूरी थ्योरीज निकाल के मैंने एक पीडीएफ की फाइल सेंड की कल। मैंने दसो आपको बुक की नीड है? मैंने सब भेजना है आपको बुक ना नहीं। पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, सुना है आपने इसके बारे में? मिडिल ईस्ट में एक क्वाड बना है, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, एक नया क्वाड बना है। किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं? वो किस दुनिया में रहते हो? किस दुनिया में रहते हैं? नहीं सुना इसके बारे में? एक क्वाड बना है, क्वाड, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट। ये मीडिएशन ने सिर्फ इस मीडिएशन में सिर्फ पाकिस्तान अकेले का रोल नहीं था। ये मीडिएशन में सिर्फ पाकिस्तान अकेले का रोल नहीं था, ये चारों का रोल था। जी हाँ जी, पाकिस्तान में मीटिंग भी हुई थी नजीब इसकी। अब याद आ रहा है ना आपको? अब याद आ रहा है ना आपको? अब याद आ गया ना आपको? पाकिस्तान में 2 मीटिंग हुई हैं, 2, एक भी नहीं 2 हुई हैं। तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ना है हमने। और इंटरनेशनल मतलब जो ग्लोबल ऑर्डर है वो भी चेंज हुआ है। चाइना ने या रशिया ने क्यों मतलब कोई भी स्टेट अब जो है ना वो लीडिंग रोल नहीं प्ले कर रही। कोई भी स्टेट आपने नोट किया ईरान इजराइल वॉर में, यूरोप ने भी लीडिंग रोल प्ले नहीं किया, ना चाइना ने लीडिंग रोल प्ले किया, ना रशिया ने लीडिंग रोल प्ले किया। क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए किसी भी स्टेट ने लीडिंग रोल प्ले नहीं किया। पाकिस्तान ने भी मीडिएट किया ना, 4-5 कंट्रीज ने मिलके मीडिएट किया। लेकिन ग्लोबल लेवल पे देखें ना, रशिया ने मीडिएट किया, उसने भी लीडिंग रोल प्ले नहीं किया। ना चाइना ने किया, ना यूरोप में उन्होंने भी लीडिंग रोल प्ले नहीं किया। तो ये चीजें जो हैं, ये जो क्वाड है ना, बेसिकली क्वाड ये आएगा इस बार पेपर में, आएगा इस बार करंट अफेयर्स के पेपर में शायद आएगा। ये जो क्वाड है ना, कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में बना है, अब ये पेपर में आएगा, जरूर आएगा। एज फार एज आई नो आएगा, जरूर आएगा। ये इस पे नजर जो है, आई डोंट नो किसी की नजर क्यों नहीं गई ना। इसके बारे में मैंने अकेडमीज जो लगाते हैं ना पोस्टर वगैरह, ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। हालांकि डॉन न्यूज ये या न्यूज पेपर बड़ी पड़ी हुई है इन मीटिंग्स पे, ये जो क्वाड बना है इनके बारे में बड़े आर्टिकल्स आए। और जो एग्जामिनर है आपका, वो अकेडमीज के पोस्टर वगैरह नहीं देखता।
वो अकेडमीज के पोस्टर नहीं देखता, वो न्यूज़पेपर ही दे पढ़ता है। तो वहां से ही आपका पेपर बनता है, वहां से ही आपका पेपर बनता है। तो पढ़ना जरूरी है। कल इसके लिए मैंने ओपन क्लास रखी है, और वो आईआर से भी रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। बड़े मजे का टॉपिक है, बड़े मजे का टॉपिक है वो। उसको फाइनल किया है मैंने, आज ही मैंने उसको फाइनल किया है। उसके नोट्स भी बन गए, और कल इस पे क्लास रखते हैं, कल इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।